हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड भूमि क्लासेस में। तो आज की इसमें हम बात करने वाले हैं जो कि आपका यूके ट्रिपल एससी ने वन दुर्गो का यहाँ पे एग्जाम कराया हुआ था, जो कि आपका यहाँ पे 18 जुलाई 2021 का पेपर है, जिसमें से हमने 20 क्वेश्चन आपके सॉल्व कर दिए थे। और आगे भी आज हम यहाँ से 20 से लेके 50 तक का आपका पूरा ब्रीफ में इसको चर्चा करने वाले हैं। जहाँ पे ज़्यादा समझने की जरूरत रहेगी वो हम यहाँ पे ज़्यादा चर्चा उसके बारे में करेंगे। साथ ही बात करेंगे यहाँ पे, देखिए आपका एग्जाम होने वाला है 11 जून को, तो यहाँ पे आपके पास 2 महीने यहाँ पे बचे हुए हैं। कल की वीडियो मैंने आपको बताया था पूरी जॉब प्रोफाइल के बारे में। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। वहाँ पे आपको मोटिवेशन मिलेगा अच्छे से पढ़ने के लिए। और यहाँ पे साथ ही बात करेंगे कैसे आपको पढ़ाई करनी है। बुक्स के बारे में बहुत लोग पूछ रहे थे, तो मैं आपको बता देता हूँ किताबें आपको कौन सी लेनी चाहिए 9th की और आपको 10th की। अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए इन 2 किताबों की, साइंस की। और साथ ही अब यहाँ पे देखिए 11th और 12th से यहाँ पे हल्का फुल्का पूछा जाएगा, जैसे कि आपका IUPAC हो गया या फिर आपका उसके अलावा कुछ क्वेश्चन है, कुछ टॉपिक हैं, उनको आपको करा दिया जाएगा। और साथ ही बात करेंगे लैब असिस्टेंट के लिए, तो लैब असिस्टेंट वाले यहाँ पे निश्चिंत रहें, जल्दी आपको फॉर्म देखने को मिलने वाले हैं। आप तैयारी अपनी करते रहें, ऐसा नहीं कि आपका फॉर्म नहीं आएगा, फॉर्म 100% आपका निकलेगा। अभी देखिए आपका लगभग लगभग मान के चलिए इस महीने आपको कोई ना कोई वहाँ पे अपडेट मिलनी है। यही आपका अभी तक का, अगर आयोग में आप कॉल करते हैं तो आपको यही चीज़ें वहाँ पे बोली जा रही है। अब देखिए मानचित्रकार का आपका जो आपका विज्ञप्ति थी ये भी आपकी वापस गई थी, इसका भी अध्याचन आपका वापस गया था, लेकिन ये अध्याचन आ चुका है और जल्दी इसके फॉर्म आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो मानचित्रकार वाले अपना फॉर्म वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद ही आपको लैब असिस्टेंट के फॉर्म देखने को मिल जाएंगे। तो ये चीज़ आपको मिल जाएंगे। आपको कॉल वॉल करते रहना है और बातचीत वहाँ पे करते रहनी है, आप मेल के माध्यम से। और कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ पे दिया हुआ है आयोग की वेबसाइट पर। और एग्जाम कौन कराएगा, बहुत लोग कमेंट करते हैं, तो UKPSC आपका जो कि आपका लैब असिस्टेंट का एग्जाम UKPSC कराने वाली है। और 11 जून को आपका जो वन दरोगा का एग्जाम है, इसको आपका यूके ट्रिपल एस यहाँ पे कराने वाली है। अब बात करेंगे यहाँ पे आज की क्लास की। देखिए इससे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप प्लेलिस्ट जाके एक बार देख लें, वन दरोगा वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं। और चैनल पे पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप से आपको जुड़ जाना है। बात करेंगे आज यहाँ पे, देखिए हमने 20 तक का आपका कंप्लीट किया हुआ था, वो आपका था पार्ट। यहाँ पे बात करेंगे तो पार्ट 10 आपका कंप्लीट हो चुका है प्रीवियस ईयर पेपर के मामले में। साथ ही आप वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके फिजिक्स के MCQ यहाँ पे पूरे देख लें। काफ़ी क्वेश्चन आपको दिखेंगे कि यहाँ पे पूछे गए, तो आपको देख लेने हैं। लगभग लगभग 40 से 45 वीडियो आपकी है और ज़्यादा बड़ी नहीं है, आपको पूरी वहाँ पे वॉच कर लेनी है। डेली की आपको 4 से 5 वीडियो यहाँ पे देखनी चाहिए, तभी वो आपका यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा। अब बात करेंगे आगे। यहाँ पे देखिए आपका 21 नंबर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। देखिए तो कुछ क्वेश्चन जहाँ पे मुझे लगता है कि ब्रीफ में उसके बारे में बात करनी चाहिए, तो वहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज की इस वीडियो का आपका 21 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। वे ठोस जिनकी चालकता आपको दी हुई है 10⁴ टू 10⁷ ओम -1 मीटर -1 के बीच होती है, वो क्या कहलाता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए आपका जो चालक होता है, कंडक्टर होता है, उसकी चालकता आपके 10⁴ से 10⁴ तक के बीच में पहुंचती है। अब बात करेंगे यहाँ पे जो अर्धचालक होता है उसकी क्या होती है, और यहाँ पे जो अचालक होता है या फिर आपका जो इंसुलेटर होता है उसकी आपकी क्या होती है। तो देखिए आपका यहाँ पे जो कंडक्टर का आपको बता दिया 10⁴ टू 10⁷ आपका कंडक्टर का आपको याद रखना है। साथ ही आपको यहाँ पे देखिए इंसुलेटर की बात करें, जो आपका अचालक होते हैं उनकी बात करें, तो 10⁻22 यहाँ पे आपका देखिए 10⁻−10 आपका होता है। तो ये आपको याद रख लेना है, किसके लिए, इंसुलेटर के लिए। और उसके बाद बात करेंगे, अगर यहाँ पे देखिए आपका तीसरा होता है सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर इन दोनों के बीच में होता है। तो सेमीकंडक्टर याद रखें आपको 10⁻6 टू होगा आपका 10⁴। तो ये तीनों आपको याद रखनी है, चालक की, अर्धचालक की और कुचालक की। ये तीनों आपको देख लेनी है। यहाँ से आपका क्वेश्चन इस बार भी पूछा जा सकता है। 22 को हटा देते हैं। अब देखिए 23 नंबर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा पायरुवेट का भंजन कहाँ होता है। तो आप सभी लोगों को इसका आंसर पता होगा, क्योंकि केमिस्ट्री क्लास में आपको बहुत बार करा दिया है। साथ ही आपको अगर बात करें यहाँ पे जो आपकी ब्रीफ क्लासेस थी, जिसमें आपको चैप्टर वाइज क्लास कराई हुई थी, वहाँ पे भी आपको पूरा करा दिया गया। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब देखिए 24 नंबर क्वेश्चन आपको दिया है, दो क्रमागत संपीड़नों या बिरलों द्वारा एक निश्चित बिंदु को पार करने पर लगा गया समय को क्या कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे आपका देखिए क्या पूछा जा रहा है आपसे, आवर्तकाल का यहाँ पे आपको डेफिनेशन दिया हुआ है। तो आवर्तकाल आपको पता है, इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी और तरंग दैर्घ्य के बीच में एक फॉर्मूला होता है आपका। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू आपका होता है 1/λ। 1/λ मतलब आपका 1 वेवलेंथ। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछता है आपका F इक्वल टू 1/λ, आपको याद करके रखना है। या फिर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि अगर हम तरंग दैर्घ्य को बढ़ाते हैं तो उसमें आपका फ्रीक्वेंसी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जैसे आप यहाँ पे देखिए फॉर्मूला मैंने आपको बताया 1/λ आपका होता है। अगर हम इसको बढ़ाएंगे, तरंग दैर्घ्य को या फिर वेवलेंथ को बढ़ाते हैं, तो फ्रीक्वेंसी आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर हम इसी को कम करते हैं, वेवलेंथ को हम मान लेते हैं कम करते हैं, तो वहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ से भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो सभी को पता है टिहरी गढ़वाल से। और इस बार ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को कम मिलने वाले हैं, तो ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेनी है। अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, जब बल और विस्थापन के बीच का कोण डैश होता है तो बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। तो देखिए आपका यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है,
अब आपको पूछा जा रहा है यहाँ पे W इक्वल टू 0 कहाँ पे होता है, और आपको क्या हुआ है यहाँ पे F और विस्थापन आपको दिया हुआ है, तो आपको फॉर्मूला पता होगा W इक्वल टू आपका क्या होता है, अच्छे से आपको इसको याद करना है, FS cos थीटा। ये जितने भी क्वेश्चन है हम सब रिपीट कर रहे हैं, ये एक बार आपके करा दिए जा चुके हैं। तो W इक्वल टू FS cos थीटा होता है। अब आपको याद रखना है थीटा की वैल्यू, अब आपसे W इक्वल टू 0 पूछ रहा है, तो 0 पूछ रहा है तो आपको सीधे सीधे देखना है कि cos थीटा को हम 0 कैसे कर सकते हैं। तो आप लोगों को पता होगा थीटा की वैल्यू अगर हम 90 डिग्री रख दें तो cos थीटा इक्वल टू cos 90 इक्वल टू आपका 0 हो जाता है। तो यही आपका सीधे सीधे आंसर आ जाएगा आपका 90 डिग्री। अब यहाँ पे आपसे पूछ लिया जाता है, मान लेता हूँ आपसे यहाँ पे पूछता है कि आपका जो बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या होगा यदि बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य मैक्सिमम हो। तो यहाँ पे देखिए आपका 0 पूछा है, अब मैंने आपको बोल दिया कि यहाँ पे मैक्सिमम हो, तो मैक्सिमम कैसे करेंगे, तो वही आपका cos थीटा की वैल्यू कहाँ पे मैक्सिमम होगी, 1 कहाँ पे होगी वो आपको देख लेना है। तो W इक्वल टू आपका होता है FS cos थीटा। तो यहाँ पे क्या रखें थीटा की जगह पे कि आपकी इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाए, तो थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे 0, जिससे आपका cos 0 इक्वल टू आपका होता है 1। तो cos 0 अगर इक्वल टू हम 1 रखें तो यहाँ पे आपका मैक्सिमम वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो दो चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है, और यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ। अब बात करेंगे अगला क्वेश्चन, 27 नंबर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, कोशिका सिद्धांत को अंतिम रूप देने के लिए निम्नलिखित में से किसने स्लाइडेन और स्वान की परिकल्पना का संशोधन किया था। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं कोशिका के बारे में। कोशिका की खोज आपकी किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी, तो ये आपको याद रखना है। अब वहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा था मरे हुए कोशिका की या फिर निर्जीव कोशिका की खोज किसने की थी, तो वो की थी आपकी रॉबर्ट हुक ने। अब बात करेंगे कि उन्होंने किस पे की थी, ये भी कभी कभी पूछ लेता है, तो उन्होंने की थी कार्क, आपको याद रखना है, कार्क की छाल पे उन्होंने की थी, तो ये भी आपको याद रखना है, जो कि आपने किसने की थी, आपका रॉबर्ट हुक ने की थी। उसके बाद क्वेश्चन पूछता है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो स्लाइडेन एंड स्वान ने इनकी खोज की थी, और इस पर अध्ययन भी काफी समय तक किया था। और इनके अध्ययन के बाद आपका फिर आगे थे आपके रुडोल्फ विर्चो यहाँ पे आगे थे, तो इनको भी आपको याद रखना है। इन्होंने आपका क्या किया था, यहाँ पे जो स्वान की परिकल्पना थी उसकी भी संशोधन यहाँ पे कर दिया गया था। तो आपको ये तीनों चीजें यहाँ पे याद रखनी है। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। प्रथम गूंज सुनने के लिए ध्वनि से जो आपका स्रोत है उसके बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, ये आपकी बात की जा रही है प्रतिध्वनि सुनने के लिए। यहाँ पे देखिए एक दरवाजा है, मैं एक मान लेता हूँ कि आपका एक बंद घर है और यहाँ पे आप खड़े हैं, तो आपको यहाँ पे जो ध्वनि है उसको सुनने के लिए आपको कितनी मीटर की आवश्यकता है, मिनिमम 17.2 मीटर होना चाहिए आपका, तब आप इस ध्वनि की प्रतिध्वनि को सुन सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है, बहुत बार पूछा गया है और ये भी मैं आपको बहुत बार करा चुका हूँ। अगर आप वहाँ पे फिजिक्स के पूरे क्लासेज आप देख लेते हैं, MCQ देख लेते हैं, क्योंकि वो लैब असिस्टेंट के रिगार्डिंग उस टाइम पे कराए हुए थे, तो अभी सभी के लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिलेबस आपका बिल्कुल ही सेम है। अब देखिए सुनामी का अर्थ हाबर वो एक बंदरगाह तरंग है जिसे किस भाषा से लिया गया है, तो जापानी भाषा से लिया गया है, ये आपको सिंपल सा याद रखना है। अगले दो क्वेश्चन छोड़ देते हैं, यहाँ पे कुछ भी इनके बारे में नहीं पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक रेफ्रिजरेटर में गैस का विस्तार के कारण शीतलन होता है, क्यों होता है, यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे जैसे गैस द्वारा कार्य किया जाता है गैस की ऊष्मा समाप्त हो जाती है, तो ये इसका आंसर रहेगा सी ऑप्शन। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए 33 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, CH3O का सामान्य नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये इसका टेंशन आपको नहीं लेना है, ये क्लास आपको एक अलग से कराई जाएगी जिसमें आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें आपको IPSC पूरा अच्छे से आ जाएंगे और सिंपल लेवल का पूछा जाएगा, इतना टफ आपसे पूछा नहीं जाने वाला है। तो डाइमिथाइल ईथर उसको बोला जाता है, बी ऑप्शन इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस राशि में दिशा और परिमाण दोनों होता है। मैं आपको देखिए जब आपको ये चैप्टर कराया था तभी आपसे बोला था कि 100% यहाँ से और बीमा से आपका एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए यहाँ से वही क्वेश्चन बना हुआ है कि जिसमें आपका देखिए दिशा भी होती है और परिमाण दोनों होता है, तो वेग में आपका दोनों होता है, जिसको आपका सदिश राशि बोला जाता है। सदिश का अर्थ होता है आपका जिसमें आपका दिशा भी हो और परिमाण भी हो, जिसमें आपका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। तो यहाँ पे देखिए द्रव्यमान में सिर्फ आपका मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता, वेग में दोनों होता है आपका, घनत्व में सिर्फ आपका मैग्नीट्यूड होता है, चाल में भी आपका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो ये आपको याद रखना है। 35 नंबर यहाँ पे हट गया है। 36 की बात करें तो 36 नंबर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, देखिए घरों के पास जो गहरे भूतल में धातु की प्लेटों से जुड़ी होते हैं भूतार होते हैं, विद्युत रोधन इंसुलेटर का रंग क्या होता है आपसे पूछा जा रहा है। देखिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसके बारे में शायद हम पहले चर्चा कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको इसको बता देता हूँ। तो उसका जो रंग होता है वो आपका हरा होता है, और यहाँ पे देखिए 3 कलर की आपकी वायर होती है, जो आपकी रेड होती है पहली, दूसरी आपकी होती है ब्लैक और तीसरी आपकी होती है ग्रीन। अब देखिए तीनों का अर्थ समझ लेते हैं। रेड आपका जो क्या होता है उसको आपका लाइव वायर कहते हैं, तो यहाँ पे इसको आपको नोट करना है, लाइव वायर आपका किसका बोला जाता है, रेड को बोला जाता है। ब्लैक की बात करें तो ब्लैक को आपका न्यूट्रल बोला जाता है, तो न्यूट्रल वायर कौन सी है, ब्लैक है, आपसे पूछा जा सकता है। ग्रीन वायर की बात करें तो ये प्रोटेक्टिव अर्थ और ग्राउंड इसको बोला जाता है, तो ये अर्थ करने के लिए, ग्राउंड पे अर्थ करने के लिए इसका यूज किया जाता है, तो ग्रीन का ही यहाँ पे बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, जो कि आपका ग्रीन यहाँ पे दिया हुआ है। 38 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 10 बार इस पे आपको न्यूमेरिकल भी करा दिए हैं और यहाँ पे आपको
ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, सिंपल सा आपको फॉर्मूला यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित में से दर्पण सूत्र का सही व्यंजक क्या है। देखिए आपको लेंस और यहाँ पे आपका दर्पण मिरर, ये दोनों आपको अच्छे से याद रखने हैं। अब इनको याद करने का मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। देखिए सिंपल सा फॉर्मूला है, सभी लोगों को लगभग याद होगा। 1/f इजिकल टू होता है आपका 1/v प्लस 1/u। अब देखिए आपको इस तरीके से इसको याद करना है, इसको आपको ऐसे याद नहीं करना जैसे यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन में थोड़ा सा आपको ऐसे दिया हुआ है 1/u प्लस 1/v इजिकल टू 1/f दिया हुआ है। आपको मिरर सूत्र याद करना है 1/f इजिकल टू 1/v प्लस 1/u। इसी तरीके से आपको याद करना है 1/f इजिकल टू 1/v प्लस 1/u। तो v आपका अंतिम वेग हो गया, u आपका प्रारंभिक वेग हो गया और f आपका फोकस दूरी होगी। अब देखिए यहाँ पे अभी यहाँ पे आपको लेंस के बारे में पूछ ले तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे क्या करना है, बीच के जो आपका ये प्लस का निशान है इसको आपको माइनस कर देना है। वो चूंकि आपको यहाँ पे इतना ही करना होता है। यहाँ पे देखिए आपको डायरेक्ट आपका फॉर्मूला यहाँ पे चेंज हो जाएगा 1/f इजिकल टू 1/v माइनस 1/u। ऐसे यहाँ पे बाकी भी जो फॉर्मूले थे वो आप लेंस वाला चैप्टर को एक बार पूरा देख लेंगे तो वहाँ पे आपको पूरा मिल जाएगा। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन है, लगभग ये भी सभी को आता होगा। डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत के लिए प्रमुख जो अवधारणा थी वो किसने दी थी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, किसका दिया था, प्राकृतिक चयन का यहाँ पे दिया हुआ था। जो कि आपका डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि प्राकृतिक चयन का जो सिद्धांत है, जो अवधारणा है, वो किसने दी थी। तो डार्विन ने यहाँ पे दी हुई थी। 40 नंबर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, दक्षिण अमेरिका में निम्न में से किस प्रकार के घास के मैदान पाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए पंपस पाए जाते हैं और इस पे भी आपकी वीडियो जरूर से लाई जाएगी। जो आपका जो इंडिया से बाहर का है उसके बारे में भी यहाँ पे चर्चा कर ली जाएगी। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन इस बार कम देखने को मिलने वाले हैं, आपको टेंशन ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है। अगला आप देख लेते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। 43 में देखिए आपको क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा आपका लैंग्वेज यहाँ पे चेंज करके आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तय किए गए कुल पथ की लंबाई और जिसमें गति होती है और कुल समय अंतराल। यहाँ पे देखिए आपको अच्छा ये देख लेना है कि समय अंतराल की बात यहाँ पे की गई है कि बीच के अनुपात को क्या कहते हैं, ये बोला जा रहा है। तो यहाँ पे आपका देखिए जो स्पीड इक्वल टू होता है आपका, देखिए चाल बराबर आपका दूरी बट्टा आपका समय होता है। तो यहाँ पे टाइम की वैल्यू यहाँ पे क्या बोल दी, टाइम को आपका क्या बोल दिया, औसत से बोल दिया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका औसत चाल हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इसको करना था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, 44 नंबर क्वेश्चन है, सभी तत्वों में से कार्बन श्रृंखलन की अधिकतम क्षमता प्रदर्शित करता है क्योंकि, क्यों करता है, क्योंकि इसके बीच की जो आपका पावर होती है, जो कि इसकी स्ट्रेंथ होती है, वो इसकी हाई होती है। तो सामर्थ्य इसका उच्च होता है सी बॉन्ड के अंदर। तो इसमें आपको, इसलिए इसका आपका ये आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से टूथपेस्ट की प्रकृति क्या होती है। देखिए यहाँ पे आपका दो क्वेश्चन बन गए हैं एसिड बेस से। तो यहाँ पे देखिए इसका बेस होता है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा था इससे पहले ही, जहाँ पे आपको स्केल के बारे में पूछा गया था कि आपका जो मैक्सिमम होता है, मिनिमम अम्ल क्षार कहाँ पे होता है। तो मिनिमम आपका मान के चलिए 0, 1, यहाँ पे ये आपका जो मैक्सिमम हो गए अम्ल वो होंगे। और यहाँ पे देखिए आपका 13, 14 आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पे आपका मैक्सिमम क्षार हो जाएंगे, जो कि आपका सबसे ज़्यादा मतलब पावर वाले क्षार हो जाएंगे, जो आपके लास्ट में होंगे। और अगर उदासीन की बात करें तो 7 नंबर आपका होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 46 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है, आपसे पूछा जा रहा है। तो ताप्ती नदी है, ये भी आपका क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए 47, 48 आपके हटा दिए गए थे। अब देखिए 48 में काफ़ी एक अच्छा फैक्ट है, इसको आपको याद रखना है। यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है, अगर पेपर का लेवल थोड़ा सा भी अच्छा बनता है तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ये लैब असिस्टेंट के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। देखिए आपसे पूछा जा रहा है, कोडेक्स एलिमेंट्रियस जो संयुक्त रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन, जो कि आपका WHO है, और किसके द्वारा शासित किया गया है। तो किसके बीच में आपका इसका हुआ था, यहाँ पे जो जॉइंट है ये किस किस के बीच में है, तो ये आपको देखना है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जो WHO और FAO। यहाँ पे देखिए WHO प्लस FAO का ये आपका संगठन है, जिसमें आपका FAO का मतलब है आपका, देखिए यहाँ पे आपका जो आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है आपका FAO। और अगर बात करें इसकी पहली बैठक की, तो पहला सेशन इसका हुआ था 1963 में। तो ये भी आपको याद रखना है। और अब बात करेंगे अभी इसका कौन सा सेशन हुआ है हाल ही में, तो इसका 44वां हो चुका है, 44वीं बैठक यहाँ पे हो चुकी है। और जो कि आपकी कब हुई थी, 2021 में हुई थी। डेट आपसे नहीं पूछेगा जहाँ तक मुझे लगता है, अगर आपको याद रखना है तो नवंबर 2021 आप इसको याद कर सकते हैं। 8 से 18 नवंबर तक ये आपकी बैठक हुई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। 49 नंबर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, वायुजीवी जीव क्या होते हैं। तो यहाँ पे देखिए कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। देखिए वायुजीवी क्या होते हैं, जैसे हम लोग वायुजीवी हैं, तो वायु में सांस लेने वाले या वायु में जीने वाले व्यक्ति हम लोग भी आते हैं। तो इसमें देखिए आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन युक्त वातावरण में जीवित रहने और विकसित होने वाले जीव, जो कि हम लोग भी हैं। अब देखिए 50वां क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, फॉर्मूला भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या पूछा गया है, मानव हृदय की आवृत्ति क्या होगी जो 1 मिनट में औसतन 75 बार धड़कता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ से आपको मैं पहले सिंपल सा क्वेश्चन इसका एक बता देता हूँ कि यहाँ पे आपसे पूछ सकता है मानव हृदय की फ्रीक्वेंसी क्या है, जो नॉर्मल होता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो उसको आपको याद रखना है 0.62 आपका
2 हर्ट्ज आपका होता है। तो ये दोनों ये चीज़ आपको अच्छे से याद रख लेनी है। नॉर्मल अगर पूछा जाए, कोई भी आपको 75 बार या ऐसा कुछ नहीं दिया है, नॉर्मल आपको हृदय की आवृत्ति पूछ ली जाए तो 0.6 से 2 हर्ट्ज के बीच में आपकी होती है। अब आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि वहाँ पे क्या है आपका औसतन कितने बार धड़क रहा है, तो आपका 75 बार धड़कता है। तो आपसे वहाँ पे फ्रीक्वेंसी पूछ ली गई है। तो देखिए इसका आपको फॉर्मूला याद रखना है। देखिए आपको जो आपका धड़कता है, मतलब इसको बोलते हैं आपका हार्ट बीट जो है आपका, तो नंबर ऑफ हार्ट बीट आपकी क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। बीट जो आपकी हार्ट बीट है वो आपकी फ्रीक्वेंसी इंटू 60 सेकेंड, यहाँ पे 1 मिनट के लिए निकालेंगे इसको। देखिए यहाँ पे आपका 1 मिनट के लिए आपको निकालना है। तो देखिए आपको यहाँ पे बीट दिया हुआ है, 1 मिनट में ही दिया हुआ है, तो 1 मिनट में 75, तो यहाँ पे आपको लिखना है 75 इज इक्वल टू, फ्रीक्वेंसी को मैं एफ से लिख देता हूँ, इनटू आपका 60 हो जाएगा। तो एफ इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 75/60। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1.25। तो यहाँ पे 1.25 हर्ट्ज यहाँ पे इसका आपका आंसर आ जाएगा। अब वहाँ पे आपको अगर दे देता है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल बता देता हूँ। यहाँ पे अगर आपको दे देता है, मान लीजिए यहाँ पे आपको 75 की जगह 60 दे देता है, तो आप इसको कैसे करेंगे, तो या 60 की जगह नहीं, यहाँ पे आपको 50 दे देता है। देखिए आपको 50 दे दिया यहाँ पे, तो आप इसको कैसे करेंगे, नंबर ऑफ बीट्स कितनी आपकी 1 मिनट में 50 बीट हो रही है, इज इक्वल टू आपका फ्रीक्वेंसी इंटू 60। तो यहाँ पे समय का हो गया 60 सेकेंड, तो एफ इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 50/60 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 5/6, और इसको अगर इससे कैलकुलेट करेंगे तो 0.8 समथिंग आएगा आपका। तो इस तरीके से आपका 0.8 और आगे को कुछ भी आएगा वहाँ पे आपका हर्ज करके ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। फॉर्मूला आपको बता दिया है और नॉर्मली भी आपको बता दिया कितना होता है आपका 0.6 से 2 हर्ज आपका यहाँ पे होता है। तो इस वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर दिए गए हैं। अगले वीडियो में कोशिश करूंगा कि टोटल 50 क्वेश्चन यहाँ पे आपको सॉल्व करा दिया जाए, साथ ही वो उनके बारे में ब्रीफ में चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही आपको प्लेलिस्ट पूरी चेक कर लेनी थी, प्लेलिस्ट चेक करके और टेलीग्राम पे आपको जरूर से ज्वाइन हो जाना है। फिर मिलता है अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।